कि ज़कात और हज और इसी के साथ साथ मीराथ के मसाइल और मैयत को गुस्ल देने के जो मसाइल होते हैं, ये प्रैक्टिकल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, प्रैक्टिस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा के बारे में मशहूर है कि जब आप खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे, पुराना ज़माना था, उस वक़्त इतना रश नहीं होता था, तो तवाफ़ करते हुए एक शख्स आपसे मिला और कहा कि हज़रत जी आप उल्टा तवाफ़ कर रहे हैं। तो हज़रत ने कहा आपको कैसे पता चला कि मैं उल्टा तवाफ़ कर रहा हूँ? तो उस बताने वाले ने कहा कि एक बंदा है जिसका नाम इमाम गज़ाली है, उसने हज के मसाइल पर एक किताब लिखी है, वो किताब मैंने पढ़ी है और वहाँ से मैंने तरीक़ा सीखा है। उस तरीक़ा से ये पता चलता है कि आप उल्टे तवाफ़ कर रहे हैं, बल्कि तवाफ़ यहाँ से शुरू करना चाहिए। तो इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि जिस शख्स की तू किताब पढ़ के आज तरीक़ा बता रहा है वो इमाम गज़ाली मैं ही हूँ। अब किताब लिख डाली है हज के मसाइल पर, वक़्त के इमाम हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था, वहाँ जाकर मौका महल के मुताबिक देखा नहीं था, तो समझ नहीं आई कि तवाफ़ कहाँ से शुरू करना है। तो इसी तरह ये जो ज़कात के मसाइल होते हैं, ये बार बार कोई पूछता रहे, बार बार प्रैक्टिस में आते रहें, तो फिर तो ये मसाइल अज़बर हो जाते हैं, तमाम ज़रूरी और बुनियादी मसाइल समझ में आ जाते हैं। लेकिन जब तक प्रैक्टिस न हो, लाख मरतबा किताबों को पढ़िए, फिर भी आपको ये ज़कात के मसाइल समझ नहीं आएंगे। अब हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर गौर करें कि नमाज हमारा रोज़ाना का मामूल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक हम नमाज के तमाम मसाइल से वाकिफ़ हैं। रोज़ा एक साल के बाद आता है, थोड़ी सी हमें टेंशन होती है उसके मसाइल सीखने की, लेकिन जब कुछ रोज़े रख लें तो फिर रोज़े के मसाइल भी समझ आ जाते हैं। लेकिन ज़कात चूँकि हमारी ज़िंदगी में बहुत कम इससे वास्ता पड़ता है और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ज़कात अदा करने वाले होते हैं, इसकी हकीकत, इसकी अहमियत, इसकी फ़र्ज़ियत को समझने वाले होते हैं। बहरहाल आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू में कोशिश ये होगी कि ज़कात के वो बुनियादी मसाइल आपके सामने रख दिए जाएं ताकि ज़िंदगी के अंदर आपको ज़कात के बारे में किसी किस्म की गलतफहमी और कोई पेचीदगी बाकी न रहे। तो सबसे पहले ज़कात इस लफ्ज़ का माना समझिए। ज़कात अरबी ज़बान के अंदर इसके बहुत सारे मानी हैं। मैं दो बुनियादी और मकसूदी माने आपको बता दूं। एक माना इसका है पाक करना और दूसरा माना इसका है बढ़ोतरी, बरकत, बढ़ जाना। अब जो बंदा ज़कात अदा करता है उसका इस लुग़वी माने से क्या ताल्लुक़ है? तो फरमाया जो पहला माना इसका है कि माना है पाक करना। तो जो बंदा ज़कात अदा करता है वो अपने बकिया माल को मेल से क्या कर देता है? पाक कर देता है। और दूसरा माना इसका है बरकत, बढ़ोतरी, बढ़ जाना। तो जो बंदा ज़कात अदा करता है, इस ज़कात की अदायगी की वजह से अल्लाह उसके माल को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। और इस्तिलाह शरअ में ज़कात कहते हैं कि किसी फ़कीर मुसलमान को अपने माल में से उस हिस्से का मालिक बना देना
जो तेरे माल के अंदर अल्लाह का हक है, इस शर्त के साथ कि मुकम्मल तौर पर तूने अपनी मिल्कियत से उस माल को जुदा कर दिया और उस गरीब को उस माल का मालिक बना दिया। एक हम देखते हैं टैक्स है और एक है ज़कात। ये जो हमारे रेबेल दोस्त हैं, ये ज़कात और टैक्स को बाज़ औक़ात बराबर कर देते हैं, बाज़ औक़ात इस्लाम पे ये एतराज़ शुरू कर देते हैं कि जिस तरह हम टैक्स लेते हैं इसी तरह इस्लाम के अंदर ज़कात ली जाती है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। टैक्स बंदों की तरफ से मुकर्रर किया हुआ है और ज़कात किसने मुकर्रर की है? अल्लाह। आप टैक्स दोगे आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन ज़कात अदा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। और टैक्स के अंदर ये होता है कि गरीबों से माल लिया जाता है और अमीरों के अंदर क्या किया जाता है? तकसीम किया जाता है। जबकि ज़कात के अंदर अमीरों से माल लेकर गरीबों में क्या किया जाता है? तकसीम किया जाता है। तो इस लिहाज से ज़कात और टैक्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। और ज़कात उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो, जो साहिब निसाब हो। और टैक्स तो हर बच्चा जो पैदा हुआ अभी तक उसके पास कख भी नहीं है, उस पर भी टैक्स क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। और ये जो टैक्स है ये घोरों का नाफिज करता है, अंग्रेज़ों की तरफ से मुकर्रर करता है। और ज़कात किसकी तरफ से मुकर्रर करदा हुक्म है? अल्लाह की तरफ से। तो ज़कात के बुनियादी मसाइल समझने की कोशिश कीजिए। उमूमन इस मौजू पर गुफ्तगू इसलिए भी नहीं की जाती कि मजमा ये ना समझे कि अब मौलाना साहब ज़कात का मौजू शुरू कर दिया है, जो ही तकरीर ख़त्म होगी और चंदा मांगना शुरू हो जाएंगे। तो इस किस्म की भी कोई बात नहीं है, ये पहले ही समझ जाए। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि ज़कात कितनी चीज़ों पर वाजिब होती है। ज़कात कितनी चीज़ों पर वाजिब होती है। ये जो हम फ़िका इस फ़िका का नाम हम अगर उर्दू ज़बान में दें तो इसको समझदारी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर ऐसा कोई बंदा है हमारे इस इलाके में जो जानवर पालता हो। कौन से जानवर? एक तो ये है कि जो दूध वगैरह के लिए हमने रखे हुए हैं, एक वो जो नस्ल बढ़ाने के लिए रखे हुए हैं, ऊँट नस्ल बढ़ाने के लिए, बकरियां नस्ल बढ़ाने के लिए। और उनको साल के अक्सर हिस्सा में घरों के अंदर नहीं चराया जाता, बल्कि घरों से बाहर वो चारा चर के आते हैं। ऐसा कोई है यहाँ पे? यानी हमारे इस इलाके में ऐसा कोई बंदा है कि जिसने इस तरह ऊँट और बकरियां वगैरह, गाय वगैरह रखी हों कि वो साल का अक्सर हिस्सा घर से बाहर चरती हों? ऐसा नहीं है। चलो इसका निसाब मैं बता दूंगा, तो इस चीज़ को मैं साइड पे कर देता हूँ। दूसरी चीज़, ऐसा कोई बंदा है जो ज़मींदार हो, यहाँ ज़मींदार हैं जो अपनी गंदम वगैरह, अनाज, टमाटर वगैरह, ऐसा कोई ज़मींदार हमारे इस मोहल्ले में गुफ्तगू सुनने वाला नहीं है। अब ये दो बंदे नहीं हैं। अगर ये दो बंदे आ जाएं तो उनसे कह देना कि आपने अगर अपनी ज़कात के बारे में पूछना है तो मौलाना साहब से पूछ लें, या मैं आखिर में बता दूंगा। आप अपने बारे में सोचें कि हमारा जो ये इलाका है, इस इलाके में अगर ज़कात देनी पड़े तो कितनी चीज़ों पर वाजिब होगी? वो हैं 4। कितनी चीज़ें? 4। पंजाबी में भी 4 ही कहते हैं जी, 4 ही कहते हैं। उर्दू में भी 4 ही कहते हैं। अरबी में इसको अरबा कहते हैं। पश्तो वाला कोई साथी हो तो इसको सलौर कहते हैं। और कोई ज़बान बोली जाती है तो ये 4 चीज़ें अगर कोई सुन न रहा हो तो वो उंगलियों के इशारों से क्या कर ले? समझ ले। कितनी चीज़ों पर ज़कात वाजिब है? 4 चीज़ों पर वाजिब है। और ये आपने याद रखनी है। ये आपने क्या रखनी है? सबसे पहले जिस चीज़ पर ज़कात वाजिब है उसको सोना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सोना कहते हैं। बहरहाल सोने पे वाजिब है, वो इस्तेमाल में हो न हो, घर में रखा हुआ हो, दुकान पे रखा हुआ हो, सोने पर ज़कात क्या है?
ये कौन सा सोना? तकिए वाला सोना, बिस्तर पे सोना। वो एक साथी था हमारा बड़ा गरीब, तो उस्ताद सुनाते हैं कि वो जब मदरसे से फारिग होके चला गया, कुछ अरसे बाद आया। मैंने कहा भैया सुनाओ क्या करते हो? कहने लगा मैंने सोने का कारोबार शुरू किया है। तो उस्तादों ने कहा कि आपके पास तो कख भी नहीं था, आपने सोने का कारोबार कहाँ से शुरू किया? तो कहने लगा कि हमने दुकान डाली है, हम पार्टनर हैं, 2 बंदे दुकान पे होते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास कोई पैसे वगैरह नहीं थे, तो हमने इस तरह तकसीम कर दिया है, सोने का कारोबार खोला है कि 12 घंटे ये सोता है और 12 घंटे मैं सोता हूँ। तो ये वाला सोना मुराद नहीं है, वो सोना मुराद है जिसको आप इंग्लिश में गोल्ड कहते हो। क्या कहते हो? तो पहली चीज़ जिस पर ज़कात वाजिब है वो क्या है? सोना है। और दूसरी चीज़ जिस पर ज़कात वाजिब है वो चांदी है। वो क्या है? इस्तेमाल में हो न हो, घर में हो, जहाँ कहीं भी हो, आपके कब्ज़ा में है तो उस पर ज़कात क्या है? वाजिब है। इसको इंग्लिश के अंदर सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? कितनी चीज़ें होगी? 2 चीज़ें, सोना और चांदी। तीसरी चीज़ जिस पर ज़कात वाजिब है वो है कैश अमाउंट, नकद पैसे जो हमारे पास जेब में मौजूद होते हैं, जिसको कायदे-आज़म कहें तब, डॉलर कहें तब, रियाल कहें तब। इसके लिए 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? ये पैसे आपके जेब में पड़े हुए हों, ये पैसे आपके बैंक के अंदर पड़े हुए हों, या ये पैसे आपके किसी पर कर्ज हों और उस कर्जे के मिलने की उम्मीद हो, उस कर्जे के मिलने की क्या हो? तीसरी चीज़ जिस पर ज़कात वाजिब है वो कैश है। वो क्या है? वो चाहे हमारे इस करेंसी की शक्ल में हो या वो डॉलर और रियाल की शक्ल में हो। 3 शर्तें मैंने उसके लिए बता दी। आपके पास जेब में, घर में मौजूद, बैंक में मौजूद, या किसी को कर्जा दिया हुआ है और उस कर्जा के मिलने की उम्मीद भी है। ये कितनी चीज़ें होगी? 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ जिस पर ज़कात वाजिब है वो है माले तिजारत। वो क्या है? एक माले तिजारत जिसे हम माले तिजारत समझते हैं, और एक शरीयत की इस्तिलाह में जिसे माले तिजारत कहा जाता है। तो शरीयत की इस्तिलाह में जिसे माले तिजारत कहा जाता है वो ये है कि आपने जो चीज़ खरीदी, उस खरीदते वक़्त आपकी नीयत उस चीज़ को बेचने की थी। खरीदते वक़्त उस चीज़ की नीयत क्या थी? बेचने की नीयत थी। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास दुकान है तो दुकान के अंदर आटे हैं, दाल है, चीनी है, ये सारी चीज़ें आपने रखी हुई हैं, तो ये किस नीयत से आपने ख़रीदी हैं? बेचने की नीयत से ख़रीदी हैं, तो इन पर ज़कात क्या होगी? फ़र्ज़ होगी। आपके पास गाड़ी है, शोरूम है, तो उस शोरूम पर भी ज़कात वाजिब होगी, इसलिए कि ये सारी गाड़ियाँ आपने किस लिए ख़रीदी हैं? आगे बेचने के लिए ख़रीदी हैं। अब मैं यहाँ एक बात आपसे पूछता हूँ कि जो दुकानदार है, दुकान में उसके पास बहुत सारे शोकेस लगे हुए हैं, अलमारियाँ बड़ी बड़ी बनी हुई हैं जिनकी कीमतें आसमानों से बातें करती हैं, आया उन अलमारियों पर ज़कात होगी या नहीं होगी? जी होगी? होगी नहीं होगी? नहीं होगी। मैंने कहा कि ज़कात उस पर वाजिब है जो आगे बेचने की नीयत से ख़रीदी हो। अब अलमारियां जो आपने सामान रखने के लिए ख़रीदी हैं वो आगे बेचने की नीयत। अब यहाँ करीब में आप चले जाएं, कुछ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, ये उमर साहब की फैक्ट्री लगी हुई है तौलिए की, तो यहाँ मशीनरियाँ उन्होंने रखी हुई हैं, अंदर मशीनरियाँ मौजूद हैं। इन मशीनों पर ज़कात होगी या नहीं होगी? इन पे ज़कात नहीं होगी। क्यों? ये मशीनें आपने आगे बेचने के लिए नहीं रखी हैं, आपका कारोबार मशीनों का नहीं है। आप आगे चले जाए पाकिस्तान मिल्क शॉप पे, आपको दुकान के अंदर 6, 7, 8 फ्रीज़र रखे हुए नज़र आएंगे, तो आया उन फ्रीज़रों पर ज़कात होगी? नहीं होगी। क्यों? कि वो फ्रीज़रों का कारोबार नहीं है, वो उन्होंने अपने दूध की संभालने के लिए रखे हुए हैं, आगे बेचने के लिए रखे हुए नहीं हैं। अब एक बंदा है, उसके पास 25 गाड़ियां हैं। कितनी गाड़ियां हैं? 25 गाड़ियां हैं।
ये थोड़ा मौजू खुशक सा है, मैं इसमें थोड़ी सी तरी पैदा करना चाहता हूँ। तो 25 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी को वो इस्तेमाल करता है, 24 गाड़ियाँ उसने शो मारने के लिए रखी हुई हैं। 24 गाड़ियाँ उसने शो मारने के लिए रखी हुई हैं। अब इस्तेमाल में कितनी गाड़ियाँ हैं? एक। अब इन 24 गाड़ियों पर जो शो मारने के लिए रखी हुई हैं, इन पर ज़कात होगी या नहीं होगी? जी, कौन कौन कहता है इन पर ज़कात होगी? वो हाथ खड़ा करे। मैं कहता हूं इन पे ज़कात नहीं होगी। देखें, मैंने माले तिजारत की तारीफ की थी, यही है समझना कि भाई उस चीज़ को खरीदते वक्त उसकी नीयत क्या थी? बेचने की। ये जो 24 गाड़ियां इसने रखी हुई हैं, ये बेचने के लिए नहीं रखी हुई, ये शो मारने के लिए रखी हुई हैं। ये किसके लिए रखी हुई हैं? शो मारने के लिए रखी हुई हैं। अब फ़र्ज़ करें, अब फ़र्ज़ करने में तो कोई हरज नहीं जाता ना, बातें करने में तो कोई हरज नहीं जाता। आप में से किसी के बंगले हैं 6 बहरिया टाउन में, इस्लामाबाद में, डिफेंस में, कराची के अंदर चले जाएं, 6 बंगले हैं। आपके क्यों हैं? फ़र्ज़ करते मेरे 6 बंगले हैं, एक बंगले में मैं रहता हूँ, 5 बंगले मैंने किराए पे लगाए हुए हैं, उनकी लाखों के हिसाब से आमदनी है, एक मकान का किराया 5-5 लाख है। अब बताओ, ये जो मेरे 5 बंगले हैं, एक तो मेरा इस्तेमाल में है, इन 5 बंगलों पर ज़कात होगी या नहीं होगी? जी नहीं, मैं 5 बंगलों की बात कर रहा हूँ। 5 बंगलों पर ज़कात नहीं होगी, इसलिए कि ये जो 5 बंगले मैंने रखे हुए हैं, ये बेचने के लिए, अगर बेचने के लिए रखे हुए हो तो फिर मैं इस पे ये किराए पे क्यों लगाऊं? अलबत्ता जो इसका किराया आएगा उस पे ज़कात होगी, वो कैश में चला जाएगा। तो पहली बात आपको समझ में आ गई, तिजारत का कौन सा माल शुमार होगा? जो आपने किस नीयत से ख़रीदा? आगे बेचने की नीयत से ख़रीदा। एक प्लाट आपने ख़रीदा, आपकी नीयत यह थी कि मैं इस पर क्या बनाऊँगा? मकान बनाऊँगा, उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन एक प्लाट ऐसा है कि जिसको आपने ख़रीदा और ख़रीदते वक्त आपकी नीयत क्या थी? मैं इसको आगे बेचूंगा, तो उस प्लाट पर ज़कात क्या होगी? फ़र्ज़ होगी। ये बात समझ में आ गई। और अगली बात इसी प्लाट के मुतल्लिक समझ जाए और बाकी चीज़ों के भी मुतल्लिक, जिस चीज़ को आपने ख़रीदा और ख़रीदते वक्त आपकी नीयत थी आगे बेचने की, और उसके बाद उस चीज़ पर, प्लाट पर, गाड़ी पर आपका दिल आ गया और आपने उस चीज़ को क्या कर दिया? कहा कि भाई मैं नीयत तब्दील कर दी, मैं इसको बेचता नहीं हूँ, अपने पास क्या करता हूँ? रख लेता हूँ, तो उससे ज़कात साक़ित हो जाएगी। ज़कात क्या हो जाएगी? एक दिन आपने ये नीयत की कि मैं इसे आगे नहीं बेचूंगा, ज़कात साक़ित होगी। दूसरे दिन दोबारा आपकी नीयत बदल गई और आपने कहा कि मैं इसे क्या करूंगा? बेचूंगा। तो फरमाया अब भी दोबारा इस पर ज़कात नहीं होगी। हाँ, जब इसको बेच दिया तो उससे जो नफ़ा हासिल होगा, जो पैसे हासिल होंगे, उस पर फिर क्या होगी? ज़कात फ़र्ज़ होगी। ये 4 चीज़ें आपको पता चल गई जी। अब ये भी समझिए, मैंने ये कहा कि माल तिजारत ख़रीदा और ख़रीदते वक्त नीयत क्या थी? आगे बेचने की। तो एक बंदा है जिसने एक गुटका ख़रीदा आगे बेचने के लिए, तो उस गुटके पर भी ज़कात आ जाएगी। माल की कुछ वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई एक बिस्किटों का डब्बा है, वो मेरी नीयत ये है कि मैं इसको क्या करूँगा? आगे बेचूँगा। तो आया इस बिस्किटों के डब्बे पर भी ज़कात आएगी? माल की कुछ बोलते नहीं है, माल की कुछ वैल्यू भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इस माल की जो वैल्यू है वो ये है कि इसका जो निसाब और इसकी मिक़दार है वो 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। वो किसके बराबर हो? 52.5 तोला चांदी के बराबर। 1 तोला चांदी आजकल कितने का मिलता है? 2200-2300। मैंने जो कीमत चेक की थी उस हिसाब से 2100 का मिलता है। इस हिसाब से तकरीबन 1,10,000 जिसके पास आ जाए वो बंदा साहिब निसाब बन जाता है। वो बंदा क्या हो जाता है? साहिब निसाब बन जाता है। तो किसी बंदे के पास इन चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो, उसकी मालियत इतनी बनती हो, 2 चीज़ें हों उनको मिला के इतनी मालियत बनती हो, 3 चीज़ों को मिला के इतनी मालियत बनती हो, या 4 चीज़ों को मिला के इतनी मालियत बनती हो, तो उस पर ज़कात क्या है? फ़र्ज़ नहीं है। जिस दिन
ये मैं आपको बार बार ताम पूछता हूँ ताकि आपके जहन में बात क्या हो जाए, नशीन हो जाए। जिस दिन आपके पास इतना निसाब आ जाए, इतनी मालियत आ जाए कि जिस मालियत, वो मालियत कितनी हो, 1,10,000, तो आपने उस तारीख को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। और ये तारीख कौन सी नोट करेंगे आप, इस्लामी महीनों की। इस्लामी महीने फ़र्ज करते हैं कि 5 मुहर्रमुल हराम को किसी शख्स के पास इतनी मालियत आ गई कि उसकी वो इतना माल आ गया कि उसकी मालियत कितनी बनती है, 1,10,000, तो उसको ये तारीख क्या कर देनी चाहिए, नोट कर देनी चाहिए। ये तारीख क्या कर देनी चाहिए, नोट कर देनी चाहिए। और जब साल पूरा हो जाए, यानी 1 साल का अरसा गुजर जाए, आइंदा साल 5 मुहर्रम आए और इस 5 मुहर्रम में इसके पास इन चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ या 2 चीज़ें या 3 चीज़ें या चारों चीज़ें इतने निसाब की हों कि उनकी मालियत 1,10,000 बन रही हो या इससे ज़्यादा बन रही हो, तो उस पर ज़कात क्या हो जाएगी, फ़र्ज़ हो जाएगी। उस पर ज़कात क्या हो जाएगी, फ़र्ज़ हो जाएगी। और उसने अपने माल में से 40वां हिस्सा निकालना है। माल का कितना हिस्सा निकालना है, 40वां हिस्सा, यानी 2.5% निकालना है। ये 2.5% और माल का 40वां हिस्सा ये एक ही है। वो हमारे एक उस्ताद हैं, वो सुनाते हैं कि मैं छोटा सा था, दूध लेने के लिए गया तो मेरी आदत नहीं थी कि मैं कीमत पूछूं कि कीमत क्या होती है। तो कहते हैं कि मैं जब दूध लेने गया तो मैंने कहा जी, रास्ते में मुझे किसी ने 40 रुपये पकड़वा दिए कि मेरे लिए भी 40 का दूध ले आना। कहते हैं जब मैं दुकान पे गया, मैंने दुकान वाले से कहा, मैंने कहा आधा किलो दूध दे दो और 40 का दूध दे दो। कहते हैं जब उसने 2 छापर मुझे पकड़ाए तो मैंने कहा इसमें से आधा किलो कौन सा है और 40 रुपये का कौन सा है। तो दुकानदार ने कहा ये जो आधा किलो है ये 40 रुपये का है, ये जो 40 रुपये का है ये आधा किलो है। तो माल का 40वां हिस्सा कौन सा है, 2.5%, और 2.5% क्या है, माल का 40वां हिस्सा। आपने माल को 40 हिस्सों में तकसीम करो, जो 40वां लिख लेगा, यानी 40,000 में से 1,000, 40,000 में से 1,000, 40 लाख में से 1 लाख। अब ये बंदा मालदार होता कब है, तो मालदार होने के 4 असबाब हैं। मालदार होने के कितने असबाब हैं, 4 असबाब हैं। ये तारीख नोट कर देनी चाहिए कि जिस दिन मेरे पास इतने पैसे आए हैं वो इस्लामी तारीख नोट करनी चाहिए। और इसके मैंने क्या बताया, कितने तरीके हैं मालदार होने के, 4 तरीके हैं। नंबर 1, किसी बंदे की कोई ऐसी अच्छी जॉब लग गई, कहीं ऐसी नौकरी लग गई कि उसकी तनख्वाह बनती है 1,40,000, तो जिस दिन उसको ये तनख्वाह मिले उस दिन की इस्लामी तारीख क्या कर ले, नोट कर ले। उस दिन की इस्लामी तारीख क्या कर ले, नोट कर ले। और दूसरा तरीका जो मालदार होने का, वो लड़कियों का तरीका है कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है उन्हें सोना मिलता है, चांदी मिलती है, तो उस तारीख को भी क्या कर लें, नोट कर लें। जिस दिन सोना मिला, चांदी मिली और उसकी मालियत कितनी बन रही थी, 1,10,000 के बराबर। अगर कीमतें कम होगी तो उस हिसाब से देखा जाएगा, इतनी मालियत बनती हो तो उसको भी क्या कर ले, नोट कर ले। तीसरा तरीका मालदार होने का कि किसी की वालदा, वालिद या कोई ऐसा मूरिस इंतकाल कर गया है कि उसकी विरासत के अंदर इतना माल इस वारिस को मिलता है कि अगर उसको जमा किया जाए तो उसका जो निसाब है वो ज़कात के निसाब को पहुंच रहा है, तो इसको वो तारीख भी क्या कर देनी चाहिए, नोट कर लेनी चाहिए। उस तारीख को क्या कर देना चाहिए। हाँ, माल जायदाद बाद में तकसीम होगी, लेकिन जिस दिन इंतकाल हुआ है उस इंतकाल वाले दिन की तारीख क्या कर ले, नोट कर ले। चौथा तरीका जो बहुत ही कम होता है, लेकिन बता दूं कि किसी शख्स को कोई इतना हदिया मिल गया कि उस हदिये की मिकदार और मालियत ज़कात के निसाब के क्या थी, बराबर थी, वो शख्स भी अपनी इस तारीख को क्या कर ले, नोट कर ले। अब यहाँ एक बात समझें, हमारे लोगों की आदत यह है कि हम ज़कात अदा करते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में। ज़कात किस महीने में अदा करते हैं, रमज़ान का और ज़कात का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है।
रमज़ान का और ज़कात का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग इस वजह से ताख़ीर करते हैं कि ताकि इस रमज़ान के अंदर हम ज़कात देंगे तो सवाब हमें क्या मिलेगा, डबल मिलेगा। हालांकि नेकी के काम में ताख़ीर करने से सवाब ज़्यादा नहीं मिलता, गुनाह मिलता है। ज़कात वाजिब थी, आप मुहर्रम में आप दे रहे हैं, रमज़ान में आपको गुनाह मिलेगा। कोई उज़र हो वो अलग बात है। ज़कात आप पे रबीउल अव्वल में वाजिब थी और आप जाके रमज़ान में दे रहे हैं, शाबान में वाजिब थी, रमज़ान में दे रहे हैं। हाँ, वो शख्स जो साहिब निसाब बना था किस दिन, रमज़ान के महीने में किसी एक तारीख में, तो उस पर ज़कात भी किस में आएगी, रमज़ान में आएगी। वो ज़कात भी रमज़ान में देगा। लेकिन जिस पे रमज़ान में ज़कात वाजिब नहीं हुई, फ़र्ज़ नहीं हुई, तो वो रमज़ान में ज़कात न दे, बल्कि जिस वक़्त उसका वक़्त पूरा हो रहा हो, साल पूरा हो रहा हो, उसी वक़्त उसको क्या कर दे, अदा कर दे। अब एक बात समझे, ये जो तारीख़ आपने नोट कर ली है कि मैं इस तारीख़ को साहिब निसाब बना हूँ, इस तारीख़ को क्या बना हूँ, साहिब निसाब बना हूँ। आया ये तारीख़ बदल भी सकती है कि नहीं बदल सकती? ये तारीख़ बदल भी सकती है या नहीं बदल सकती? एक सूरत में ये तारीख़ बदल जाएगी जब आप बिल्कुल कंगले हो जाएं। बिल्कुल क्या हो जाएं, कंगले हो जाएं। ना आपके पास सोने में से कुछ बाकी रहा, ना चांदी में से कुछ बाकी रहा, ना माल तिजारत में से कुछ बाकी रहा, और ना कैश में से कुछ बाकी रहा। ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसे हो जाए तो फिर आपने क्या कर देना है, इसको तारीख को बदल देना है। दोबारा उस तारीख को लिखना है जब आप दोबारा क्या हो जाएं, साहिब निसाब हो जाए। यहाँ सोने का निसाब हजरात नहीं बताते, मैं बता देता हूँ। सोने का ये निसाब है कि वो 7.5 तोला सोना हो जाए, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। इसलिए उलमा लिखते हैं कि सोने के साथ कुछ ना कुछ आपने दीगर चीज़ों को रखना चाहिए, 1 रुपया ही क्यों ना हो, ताकि आप जो है ज़कात अदा कर दें चांदी वाले निसाब का। मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद साहब ये जामिअतुर रशीद के जो बानी थे, और वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने इरादा किया कि अपना सारा का सारा माल मैं सदका कर दूं। फिर मुझे ख्याल आया नहीं सदका करता, मैं तो हर साल इसमें से अल्लाह का एक बहुत बड़ा फरीज़ा ज़कात वो अदा करता हूं। अगर मैंने सारा माल सदका कर दिया तो फिर मैं ज़कात क्या करूंगा, कहां से अदा करूंगा? तो इसलिए सोने के साथ कुछ दूसरा निसाब आपने ज़रूर रखना है, ताकि आप पर चांदी वाले निसाब के हिसाब से क्या हो, ज़कात फ़र्ज़ हो और आप ज़कात क्या करें, अदा करें। अब एक शख्स ऐसा है, उसको आज मसला पता चला, उसने आज तक अपनी उस तारीख का पता ही नहीं लगाया, उसको पता ही नहीं है कि मैं कब साहिब निसाब हुआ था और कब से मुझ पे ज़कात फ़र्ज़ हो रही है और आज तक मैं ज़कात नहीं अदा कर रहा। तो उसके लिए क्या है, तो फरमाया कि उसको अगर अपनी तारीख का पता नहीं है तो अपनी तारीख का क्या लगाए, पता लगाए। ये कोई मजाक नहीं है, शरीयत का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। नमाज के बाद दूसरा बड़ा फरीज़ा ज़कात का है, तो कोई मजाक वाली बात नहीं है। उसे चाहिए कि वो पता लगाए, और पता लगाने के कितने तरीके हैं, वही 4 तरीके जो मालदार होने के 4 तरीके हैं। पहला कौन सा मालदार होने का तरीका था कि भाई जिस दिन उसकी जॉब लगी और उसको पहली तनख्वाह जिस दिन मिली, पहली तनख्वाह किस दिन मिली, आप अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से निकाल लेंगे, और जब आपकी अंग्रेज़ी तारीख निकल जाए तो अंग्रेज़ी तारीख से इस्लामी तारीख निकालना ये मिनटों का काम है। आप गूगल पे सर्च करें, आपको मौलाना गूगल साहब बता देंगे फ़लाँ इस तारीख को ये इस्लामी तारीख थी, फ़लाँ अंग्रेज़ी तारीख को ये इस्लामी तारीख थी। और दूसरा तरीका जो मालदार होने का था कि औरतों के पास क्या आ जाता है, सोना आ जाता है, तो शादी वाली तारीख तो सबको क्या रहती है, याद रहती है जी, नहीं याद रहती है। तो शादी वाली तारीख तो क्या रहती है। वो एक सिख था, तो सामने उसके टेलीविज़न लगा हुआ था, ड्रामा देख रहा था, रो रहा था, रोई जा रहा था। तो किसी ने कहा भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है, कोई बड़ा दुखिया ड्रामा देख रहा है? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपनी शादी की मूवी देख रहा हूँ कि ये भी मेरी ज़िंदगी में एक दिन आया था। तो ये तारीख तो सबको क्या रहती है, याद रहती है। और तीसरा तरीका मालदार होने का क्या था, विरासत। क्या था, विरासत, कि जिस दिन आपको माल विरासत मिला है तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं तारीख कि फ़लाँ तारीख को मेरे इस मूरिस का इंतकाल हुआ था जिसका मैं वारिस बन रहा था, तो उस हिसाब से वो तारीख भी निकल आएगी। और चौथा तरीका जो मालदार होने का था वो ये है
कि आपको किसी ने हदिया दे दिया, तो हदिये वाली तारीख भी उमूमन क्या रहती है, क्योंकि ये काम बहुत कम होता है कि ज़िंदगी में ऐसा कोई हदिया मिल जाए कि उस हदिये की निसाब के बराबर क्या हो, मालियत हो। अब एक ऐसा बंदा है कि जिसे इन 4 तरीकों पर गौर करने के बावजूद भी अपनी तारीख नहीं याद आ रही, गौर कर लिया फिर भी ना पता चला कि ज़कात किस दिन मुझ पे फ़र्ज़ हो रही थी, किस दिन में साहिब निसाब बन रहा था, उसके लिए ये हुक्म है कि 2 रकात नमाज सलाते तौबा पढ़े, 2 रकात नमाज सलाते तौबा पढ़े। उसके बाद गौर करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगने के बाद एक तारीख को क्या कर ले, मुकर्रर कर ले, इस्लामी तारीख में से किसी एक तारीख को मुकर्रर कर ले। उसके बाद बेशक वो अब रमज़ानुल मुबारक की 1 को कर ले, 5 रमज़ान को कर ले, अब उसके इख्तियार में है। जब एक दफ़ा ये मुकर्रर कर लेगा तो आइंदा के लिए उसकी तारीख यही क्या हो जाएगी, मुकर्रर हो जाएगी। ज़कात में कज़ा नहीं है, अदा ही अदा है। अब इससे जितनी अरसा ज़कात अदा नहीं की तो कोशिश करे कि वो सारी की सारी ज़कात क्या करे, अदा करे। ये इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसमें कोई ऐसी पेचीदगी हो जो आपको समझ ना आई हो तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्लाट जो बेचने के लिए लिया है और जब बिकेगा उसको भी ज़कात देनी है? नहीं, इसका यह है कि आप जब साहिब निसाब हुए हैं, साहिब निसाब हुए हैं, अब आप साहिब निसाब हो रहे हैं 5 मुहर्रम को। इस 5 मुहर्रम के बाद आप प्लाट ख़रीदें, आप माल तिजारत में से कोई और चीज़ ख़रीदते जाएं, बेचते जाएं, साल गुजर जाएगा। आइंदा साल 5 मुहर्रम को आप हिसाब लगाएंगे कि मेरे पास कितनी मालियत है, मेरे पास कितनी। सोने को देखें कि सोना कितना बड़ा है, चांदी को देखें चांदी कितनी बड़ी है, और उसके बाद आप माल तिजारत को देखें वो कितना बड़ा है, और आप कैश को देखें कि वो कितनी बड़ी है। अब माल तिजारत में आप इस प्लाट की कीमत को अगर बेचा नहीं है तो उस कीमत को भी देखें कि आज के दिन इसकी कीमत क्या बन रही है, उसको इस अमाउंट के अंदर आप शामिल करेंगे। इन चारों को शामिल करके इसमें से आप ज़कात अदा करेंगे। अगर आपके पास सिर्फ प्लाट ही है और कुछ नहीं है तो उस अगर साल के दरमियान आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप पर ज़कात नहीं है। अब जब 5 मुहर्रम आपका साल पूरा हो रहा होगा, उस दिन देखा जाएगा कि आपके पास कितना निसाब है और आपके पास कितनी मालियत है। उस मालियत पर आप क्या होगी, ज़कात वाजिब होगी और फ़र्ज होगी। समझ गए? प्लाट जो है कोई पैसा नहीं है, जी प्लाट ही खाली है, जी जी, वो जो बेचना जी जी, वो पैसे आ जाएंगे तो उसमें नहीं, उस पर ज़कात नहीं होगी, उस पर ज़कात मैंने आपको बता दिया कि आप जिस वक्त चीज़ की ख़रीद और फ़रोख्त कर रहे हैं उस वक्त ज़कात नहीं होती। ज़कात आप पर होती है साल के बाद। जिस दिन आपने ज़कात देनी है, आपकी मुकर्ररा तारीख़ आ गई है, उस दिन आप हिसाब लगाएंगे मेरे पास प्लाट वाले पैसे पड़े हैं कि नहीं पड़े, मेरे पास सोना पड़ा है नहीं पड़ा, चांदी पड़ा है या कोई और पैसे पड़े हैं या नहीं पड़े। अगर वो पड़े हुए हैं तो उसमें से ज़कात देंगे। अगर आपका प्लाट अभी तक साल गुजर गई और बिका नहीं है तो अब उसमें से प्लाट की जो 40वां हिस्सा है उसकी कीमत भी आप इसमें क्या करेंगे, शामिल करेंगे। प्लाट की मालियत 40 लाख है, उसको भी आप अपने अमाउंट में शामिल करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास 20 लाख का सोना है और 20 लाख की क्या है, चांदी है, 40 लाख ये हो गए, और इधर 40 लाख का आपके पास क्या पड़ा हुआ है, प्लाट पड़ा हुआ है। तो अब आप पर 2 लाख क्या हो जाएगी, ज़कात आ जाएगी। 40 लाख में 1 लाख है और फिर 40 लाख में 1 लाख, तो 80 लाख में 2 लाख ज़कात आ जाएगी। तो ये आपने जिस वक्त बेच दिया तो उस बेचने के वक्त नहीं देखेंगे कि भाई बेचने के वक्त मेरे पास कितने पैसे आ गए। अब तो ये फिर साल भर ये चलता रहेगा, आप चीज़ें बेचते रहेंगे, ख़रीदते रहेंगे, तो उस वक्त ज़कात वाजिब नहीं होगी। ज़कात जब साल पूरा हो जाएगा उस वक्त देखा जाएगा कि इसके पास कितने पैसे बाकी हैं और कितने खर्च कर दिए। और किसी से रकम लेनी है जी, कितनी देर ना दे तो उसको ज़कात दे। अगर कर्ज़े के मिलने की उम्मीद है, यहाँ बात उम्मीद की है, अगर उम्मीद है तो उस कर्ज़े को आप माइनस करेंगे यहाँ से, यानी माइनस नहीं बल्कि उसको शामिल करेंगे।
उस कर्ज़े के मिलने की उम्मीद है। मिसाल के तौर पे मैंने जैसे मिसाल दी, आपके पास 80 लाख रुपया है और 20 लाख आपसे किसी ने कर्ज़ा लिया हुआ है और इस 20 लाख के मिलने की आपको उम्मीद है। अब आप ज़कात 80 लाख की नहीं देंगे, इस 20 लाख कर्ज़े वाले को शामिल करके 1 करोड़ की ज़कात अदा करेंगे। समझ गए? अब अगला मसला समझिए कि भाई ज़कात किन अफराद को दी जा सकती है, ज़कात किन अफराद को दी जा सकती है। इसमें ये समझ लें कि एक तो ये है कि आप ज़कात अदा कर दें और दीन की खिदमत भी हो जाए, ज़कात अदा कर दें और दीन की खिदमत भी हो जाए। बेहतरीन मसरफ़ आपको बता दूँ, ये दीनी मदारस सबसे बेहतरीन मसरफ़ आजकल के लिहाज से ये दीनी मदारस हैं। और उसमें फिर आपके महल्ले में आपके करीब तर जो मदरसा है वो आपकी ज़कात का ज़्यादा क्या है, मुस्तहिक है, उसके बाद दूसरे और तीसरे। पहला मसरफ़ ये मैंने बता दिया कि दीन की खिदमत भी हो जाएगी और ज़कात भी क्या हो जाएगी, अदा हो जाएगी, वो दीनी मदारस है। और दूसरा कि भाई कोई गरीब है उसे ये ज़कात दे दें। अब गरीबों को देखने से पता चल जाता है कि ये क्या है, गरीब है, लेकिन इसके लिए मैं आसानी से आपको ये समझा दूं कि जिसके पास ये 5 शर्तें हैं, जिसके पास सोना ना हो, चांदी ना हो, माल तिजारत ना हो, ये 3 शर्तें एक, और चौथी शर्त जिसके पास कोई इजाफी प्रॉपर्टी ना हो, कोई इजाफी प्लाट ना पड़ा हुआ हो कि भाई वो प्लाट बेचना तो नहीं चाहता लेकिन उसके अंदर उसकी मालियत तो बनती है। कोई दुकानें हैं ना किराए पे लगी हुई हैं ना खुद इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो बना हुआ है, वो इजाफी इसकी मालियत शुमार की जाएगी, उसको भी नहीं दे सकते। और 5वीं शर्त जिसके पास घर के अंदर ज़रूरत से ज़ायद सामान पड़ा हुआ, ज़रूरत से सोना है उसको भी नहीं दे सकते, चांदी है पास में उसको भी नहीं दे सकते, माल तिजारत है उसे भी नहीं दे सकते, किसी की कोई इजाफी चीज़ दुकान वगैरह बनी हुई है, प्लाट पड़ा हुआ है, उसको भी नहीं दे सकते। और जिसके पास ज़रूरत से ज़ायद घर में सामान पड़ा हुआ है उसको भी। अब ये ज़रूरत से ज़ायद सामान वो होता है जो पूरी साल इस्तेमाल में नहीं आता। आपने देखा होगा कि बाज़ शोकेस जो हमारे पास घरों में रखे हुए होते हैं उसके अंदर कुछ बर्तन रखे होते हैं और वो बर्तन पूरी साल इस्तेमाल में, हाँ ठीक है, इस पे ज़कात तो नहीं आती, लेकिन जिसके पास ये मौजूद हों उसे आप ज़कात दे नहीं सकते, उसे आप ज़कात दे नहीं सकते। इसी तरह मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है एक मोटरसाइकिल से, मैंने 2 रखे हुए हैं, मेरे इस्तेमाल में 1 है, 2 रखे हुए हैं, 1 से मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है, ये जो दूसरा क्या है ये इजाफी है, उसको भी ज़कात आप नहीं दे सकते। ज़रूरत 1 से पूरी हो रही है, ज़ायद रखे हुए हैं। अब बर्तन 10 प्लेटों से 20 प्लेटों से ज़रूरत पूरी हो रही है, इसने 40 रखे हुए हैं, तो इस इजाफी सामान जो घरों के अंदर मौजूद हो उसे भी आप ज़कात नहीं दे सकते। है अगरचे वो गरीब लेकिन उसे ज़कात दे नहीं सकते। इसके अलावा जो भी आपका रिश्तेदार हो, इसमें तरजीह ये है कि सबसे पहले आप अपने करीबी रिश्तेदारों को दें, सबसे पहले आप किसको दें, उसमें सिला रहमी भी हो जाएगी और ज़कात भी क्या हो जाएगी, अदा हो जाएगी। और रिश्तेदारों में याद रखें, आपने उसूल और फ़ुरू को नहीं दे सकते। उसूल बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, इन लोगों को आप ज़कात नहीं दे सकते। और फ़ुरू में आपके बेटे आ गए, बेटियां आ गई, आगे फिर उनकी क्या आ गई, औलाद आ गई, इनको भी आप ज़कात नहीं दे सकते। और इसी तरह मियाँ बीवी भी एक दूसरे को ज़कात, वरना मामला बड़ा क्या हो जाता, आसान हो जाता कि घर के अंदर बीवी को ज़कात दी और शाम को चले गए बर्गर और बिरयानी खाने ज़कात के पैसों से, तो बीवी को भी आप ज़कात, बीवी अपने शौहर को भी ज़कात नहीं दे सकती। हाँ, सास अपनी बहू को और बहू अपनी सास को ज़कात दे सकती है। सुभान अल्लाह, तो क्या देना, इतनी बड़ी बात कर दी है, सारी नचाकी और इख्तलाफ को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है कि सास अपनी बहू को ज़कात दे और बहू अपनी सास को ज़कात दे। अगली बात समझें, मस्जिद में आप ज़कात नहीं दे सकते, मस्जिद में आप ज़कात, और मस्जिद के जो भी ज़िम्मेदार हों, वो इमाम हों, कारी हों, मुअज्जिन हों, खादिम हों, उनकी तनख्वाह भी आप ज़कात से नहीं दे सकते। ये जो इमाम होता है, मुअज्जिन होता है, खादिम होता है, इनकी तनख्वाह आप पे वाजिब है,
आप माने या ना माने, लेकिन है क्या है, वाजिब है, ये आपके ज़िम्मे है, ये आपने वैसे भी देनी है, लेकिन ज़कात के पैसों से आप तनख्वाह नहीं दे सकते, ज़कात के पैसों से। और इसी तरह मसाजिद की तामीर भी ज़कात से नहीं कर सकते। अगली बात समझ लें, वक़्त मुख्तसर है, कि ज़कात के वक़्त आपने सामने वाले को मालिक बनाना ये ज़रूरी है, सामने वाले को मालिक बनाना ज़रूरी है। आपने बिरयानी बनाई और तकसीम कर दी तो ये आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। बिरयानी बनाओ, सामने वाले को दे दो, उसकी मर्ज़ी, वो खाए, किसी को खिलाए, आपको खिलाए या आगे बेच दे, आप उसको मालिक बना दो, जहाँ वो खर्च करना चाहे खर्च कर सकता है। और दूसरी बात, अगर आपका किसी पर कर्ज़ है, 50,000 आपकी ज़कात बनती है और किसी बंदे ने आपका कर्ज़ लिया हुआ है, गरीब है, कई अरसे से आप वो पैसे नहीं दे रहा, तो आप ये कहें कि भाई 50,000 ज़कात आ रही थी, चलो मैंने ज़कात के पैसों में से माफ़ कर दिया, ज़कात अदा नहीं होगी। क्यों? कि ज़कात अदा करते वक्त नीयत ज़रूरी है। ज़कात अदा करते वक्त नीयत क्या है? ज़रूरी है। सामने वाले को बताना ज़रूरी नहीं है भाइयों, क्योंकि बाज़ लोग शरीफ होते हैं तो उन शरीफ लोगों को फिर ज़कात लेने में क्या आती है? शर्म आती है। क्यों? ज़कात माल की क्या होती है? मेल होती है ना। जिस तरह हम जुम्मे वाले दिन हफ्ते में भी नहाते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन जब हम गुस्ल करते हैं, मैल अपने जिस्म से उतारते हैं तो हमारा जिस्म क्या हो जाता है? फ्रेश हो जाता है। इसी तरह जब आप माल से ज़कात अदा करते हो तो आपका माल भी क्या हो जाता है? फ्रेश हो जाता है। तो आपके दिल के अंदर नीयत ज़रूरी है, दिल में नीयत कर लें, सामने वाले को ना बताएं। अब हीला क्या है कि भाई आपका कर्जा भी अदा हो जाए और ज़कात भी अदा हो जाए। एक कमबख्त है, वो आपके पैसे दे ही नहीं रहा, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जो आपका मक़रूज़ है उसे बुलाओ अपने पास और कहो ये 50,000 ले ले मेरी तरफ से। अब दिल में आपने नीयत कर ली ज़कात की, उसे नहीं बताया, अब उसने अपने हाथ में लिया, अब उसे कहो वापस कर दे। अगर न करे तो अब आप छीन भी सकते हो, इसलिए कि ये 50,000 आपका हक है जो उसने कर्जा लिया है। ज़कात तो आपकी तरफ से क्या होगी? अदा होगी। आपने उसे मालिक बना दिया, अब न दे तो आप क्या कर सकते हो? छीन सकते हो। और दूसरी बात ये समझें कि ज़कात के अंदर एडवांस भी आप ज़कात दे सकते हैं। एक एडवांस का मतलब ये है कि अभी तक आप साहिब निसाब ही नहीं हुए, आप ज़कात दे रहे हैं, ज़कात अदा नहीं होगी। दूसरा मतलब ये है कि आप पे ज़कात तो आ रही थी मुहर्रम में, दरमियान में रमज़ान का महीना आ गया, तो आपने कहा चलो जी रमज़ान में सवाब ज़्यादा होता है, मैं एडवांस में क्या कर देता हूँ? ज़कात दे देता हूँ। तो इस तरह आपकी ज़कात क्या हो जाएगी? अदा हो जाएगी। इसमें से जो कमी बेशी हो, अब कमी हो तो पूरी कर लें, अगर ज़्यादती हो गई है तो जाएं गरीब के पास, उसे कहें मेरे पैसे वापस कर दे। नहीं भाई, उसको सदक़े में क्या कर दें? छोड़ देना चाहिए। तो आप पहले भी दे सकते हैं और किसी उज़र की वजह से ताख़ीर कर सकते हैं, उज़र की वजह से ताख़ीर कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए, उज़र कौन सा हो? मोतबर उज़र हो, और उज़र में अगर ताख़ीर करेंगे, इस वक्त आप पर 1 लाख आ रहा है, आपके वो नकदी थे, कैश रियाल थी, तो ठीक है आप 1 लाख रुपया बाद में आप ज़कात दे दें। लेकिन अगर आप ज़कात दे रहे हैं सोना चांदी की, तो जिस वक्त आप ज़कात दे रहे थे, देने का वक़्त था, यानी जिस वक्त आप पे फ़र्ज़ हुई थी, उस वक्त आपकी कीमत ज़कात वाली 10,000 बन रही थी। तो आप जिस वक्त ज़कात अदा करेंगे बाद में ताख़ीर से, तो ये 10,000 अदा नहीं करेंगे। उस वक़्त आप फिर देखेंगे कि इस वक्त सोने और चांदी की क्या वैल्यू है, इस वक्त मेरे प्लाट की क्या वैल्यू है। असल में तो ये था कि अपने माल में से 40वां हिस्सा गरीब को दे दे, सोने का 40वां हिस्सा दे दे, चांदी का 40वां हिस्सा दे दे, अपने प्लाट का 40वां हिस्सा क्या कर दे? दे दे। और वो नहीं दे सकते, उसकी जगह पैसे दे रहे हो, तो उस वक़्त जिस वक़्त आप अदा कर रहे हो, उस वक़्त की मालियत को और कीमत को क्या करना होगा? आपने देखना होगा। और अगली बात समझिए, ये ज़कात का हुक्म इसलिए आया है ताकि गरीब और अमीर में हमदर्दी और मोहब्बत पैदा हो जाए, ये गरीब अमीरों के दुश्मन न बन जाए। अल्लाह ये कहना चाहते हैं कि ए गरीब परेशान ना हो, ये जो बैरिया टाउन में लोग प्लाट खरीद के बेच रहे हैं, इसमें भी तेरा 40वां हिस्सा है। ये जो सोने का कारोबार कर रहे हैं, इनके सोने में भी तेरा 40वां हिस्सा है। ये जो चांदी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी चांदी में भी तेरा 40वां हिस्सा है, ताकि अमीर के दिल के अंदर हमदर्दी गरीब के लिए पैदा हो और गरीब जो है वो अमीर का दुश्मन न बने, दोस्त बन जाए। उसे भी समझ में आए कि जितना इसका माल बढ़ेगा इतना ही मुझे क्या होगा?
फ़ायदा होगा। आखिरी बात कर दूं कि गरीब है, उसके पास कोई ऐसा पैसा नहीं है, लेकिन अगर वो सवाल करने वाला है तो आप उसे ज़कात न दें। सवाल करने वाला है, हट्टा कट्टा है, कट्टे को तो वैसे भी नहीं देनी चाहिए, उसके ज़बह करके खा लेना चाहिए, लेकिन हट्टा कट्टा हो उसे ज़कात नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि आप उसे ज़कात दे के उसके बेकारीपन में इजाफा कर रहे हैं। वो दोबारा क्या बन जाएगा? बेकारी बन जाएगा। उसे ज़कात नहीं देनी चाहिए। ज़कात का मुस्तहिक तो था, लेकिन लिखा है उलमा ने मसला कि जिसके पास 2 वक़्त का खाना मौजूद हो वो सवाल नहीं कर सकता। हाँ, उसके पास खाने पीने की चीज़ें हैं, उसने खाने पीने का सवाल नहीं किया, और कोई उसकी ऐसी ज़रूरत थी तो फिर आप वो सवाल कर रहा है तो उसे आप ज़कात क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बात क्या हो गई होगी, समझ आ गई होगी कि 4 चीज़ों पर ज़कात क्या होती है? फ़र्ज़ होती है। कितनी चीज़ों पर? 4 चीज़ों पर। उसके अलावा ज़मीन की पैदावार है, जिसके पास ज़मीन हो वो ये काम कर रहा हो, मेरे पास आ जाए, मैं उसे बता दूंगा। और इसी तरह अगर उसके पास जानवर वगैरह उसने पाले हुए हैं आगे नस्ल बढ़ाने के लिए, तो अगर कोई इस तरह का बंदा हो वो मेरे पास आ जाए, मैं बता दूंगा। बाकी जो आप और मैं जिस माशरे में रहते हैं, तो हम में ये सिर्फ 4 चीज़ें हैं जिन पर ज़कात क्या होती है? फ़र्ज़ होती है। अल्लाह तबारक व तआला इन